इन दिस क्वेश्चन एक यहाँ पे एसी सर्किट दिया हुआ है और इसमें हमें पता करना है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर इन द सर्किट। तो ये यूजुअल जो एलसीआर सर्किट होता है सीरीज़ वाला वो नहीं है, उससे डिफरेंट है यहाँ पे। तो इसमें मैं यहाँ पर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस की। इफ़ सोर्स वोल्टेज एंड करंट थ्रू इट, जो सोर्स कनेक्टेड है तो सोर्स वोल्टेज एंड करंट थ्रू इट आर इन सेम फेज, अगर दोनों सेम फेज में होते हैं यानी कि फेज डिफरेंस दोनों में जीरो होता है, देन सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की कंडीशन कि करंट और वोल्टेज जो होने चाहिए वो सेम फेज में होने चाहिए। इन दिस सिचुएशन पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है कि पावर फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, पावर फैक्टर में होता है कॉस फाई, और कॉस फाई में फाई जो होता है वो वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है। अगर फेज डिफरेंस ज़ीरो हो गया तो कॉस ज़ीरो विल बी 1, तो कॉस जीरो हो जाएगा पावर फैक्टर, और पावर फैक्टर एक तरीके से मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो कि सर्किट्स के लिए यूज़फुल होता है। पावर फैक्टर चाहते हैं कि 1 के करीब रहे, तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस में वो एग्जैक्टली 1 हो जाता है। तो ये कंडीशन है रेजोनेंस की। लेकिन अब यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है उसका आंसर अब किस तरीके से ऑब्टेन किया जाए, तो एक मेथड तो यहाँ पे फेजर एनालिसिस हो जाएगा, और मैं इसको कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड होते हैं उससे भी वर्क करके इसको दिखा दूंगा। तो लेट अस फर्स्ट डू विथ फेजर एनालिसिस मेथड 1 यूजिंग फेजर्स। फेजर्स का यूज़ करके करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर ये एलआर सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है और जो यहाँ पर ये कैपेसिटेंस सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये ऊपर जो एलआर सर्किट है ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, क्योंकि इस एलआर कॉम्बिनेशन पे पूरा सोर्स वोल्टेज यहाँ पर एक तरीके से अप्लाई किया हुआ है। उसी तरीके से कैपेसिटेंस के साथ ये जो सर्किट बना हुआ है वो एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, जो जिसपे वोल्टेज हमने सोर्स वोल्टेज के बराबर अप्लाई कर रखा है। और इनमें जो करंट्स गुजरेगा यहाँ पे, वो करंट यहाँ पे कुछ इस तरीके से गुजर रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ से अगर आई करंट गुजरता है तो I यहाँ पे जाके ये I1 हो जाएगा, और सपोज़ ये I2 चला जाएगा। तो जब भी आप I यहाँ पे लिखोगे तो वो I हमेशा I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और हम चाहते हैं कि ये जो I बन रहा है यहाँ पे उस I का फेज़ वही हो जो कि इस सोर्स वोल्टेज का फेज़ है। यहाँ पे मैं I1 I2 को अलग अलग यहाँ पे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और जो इंडिपेंडेंट सर्किट्स हैं उन इंडिपेंडेंट सर्किट का फेज़र सेपरेटली इंडिपेंडेंटली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एलआर सर्किट के लिए जो फेज़ रिलेशनशिप का डायग्राम है, जो फेज़ डायग्राम है, उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँगा। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, अभी फिर बाद में मैं इनको कंबाइन कर लूँगा। तो एलआर सर्किट में ऑब्वियस है कि एल और आर दोनों पे यहाँ पर जो करंट है वो करंट एक कॉमन क्वांटिटी है, तो करंट इज़ कॉमन, तो कॉमन को मैंने यहाँ बना दिया, दिस कॉमन इज़ I2, ये करंट का डायरेक्शन है। और इसी डायरेक्शन में मुझे पता है कि यहाँ पर इसी डायरेक्शन में VR भी होगा। VR का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन दिस रेजिस्टेंस। और उसके बाद में जो VL होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑन इंडक्टर होता है, वो फेज़ में करंट से आगे होता है π/2, तो दैट इज़ अहेड बाय π/2। तो इनको मार्क कर लेते हैं। ये मैंने I2 का फेज़ रिप्रेजेंट कर रखा है, ये VR का फेज़ है, और यहाँ पर ये VL का फेज़ है। VL और VR इन दोनों का जो आप रिजल्टेंट निकालोगे तो वो रिजल्टेंट डेफिनेटली सोर्स वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। तो VL VR इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन मेरे को सोर्स वोल्टेज का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो कि सोर्स वोल्टेज के कंपैरिजन में I2 और इनमें यहाँ पर जो फेज़ डिफरेंस है वो फेज़ डिफरेंस फाई है, और इस फेज़ डिफरेंस को अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो ये 10 फाई, दिस 10 फाई इज इक्वल टू दिस VL बाई VR। VL क्या हो जाएगा यहाँ पे, VL विल बी I2 इंटू दिस एक्सेल, दिस इज I2 इंटू R। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 10 फाई इज इक्वल टू XL बाई R होता है। तो 10 फाई इज इक्वल टू XL बाई R फॉर दिस। अब मैं इंडिपेंडेंटली कैपेसिटर के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इंडिपेंडेंटली आई एम ड्रॉइंग डायग्राम फॉर कैपेसिटर सर्किट। और कैपेसिटर सर्किट एक तरीके से जो इंडिपेंडेंट सर्किट की हम बात कर रहे हैं वो प्योरली कैपेसिटिव है। तो सपोज अगर मैं करंट को यहाँ पर इसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ, दिस करंट विल बी I1।
और करंट इसमें आगे होता है, वोल्टेज पीछे रह जाता है। वोल्टेज कंप्लीटली सोर्स वोल्टेज के बराबर ही हो जाएगा, दिस इज द सोर्स वोल्टेज। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ तो दिस इज I1, दिस इज VC एंड दिस इज ऑल्सो द सोर्स। तो सोर्स के कंपैरिजन में जो I1 है वो 90 डिग्री अहेड है यहाँ पे, दिस इज 90 डिग्री अहेड π/2। अब अगर मैं यहाँ पे एक कंप्लीट फेजर डायग्राम बनाऊँ इनको कंबाइन करते हुए, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे कि पहले मैं सोर्स को ड्रॉ कर देता हूँ। जो सोर्स वोल्टेज है उसके फेज़ के डायरेक्शन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो लेट अस फर्स्ट रिप्रेजेंट द सोर्स। तो मैंने सोर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया पहले। इसमें सोर्स के कंपैरिजन में जो करंट I1 है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है, तो आगे चल रहा है तो इसको आगे पहुँचा दिया यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो ये 90 डिग्री अहेड हो गया, दिस इज़ I1, ठीक है, ये I1 है। और जो I2 है आप देखो इस डायग्राम में, तो इस डायग्राम में I2 पीछे चल रहा है, कितने एंगल से, 5 एंगल से, तो दिस इज़ I2, ठीक है। तो यहाँ पर ये फेजर डायग्राम, इस फेजर डायग्राम में ये सोर्स के डायरेक्शन को, सोर्स के फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये I1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है I2 को, एंड वी नो दिस एंगल। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जो रिजल्टेंट करंट हो, वो रिजल्टेंट करंट जो भी है I1 और I2 का रिजल्टेंट होगा वो सोर्स के डायरेक्शन में आना चाहिए, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स। तो सिंपली आपको वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पर वर्क करना है, और वेक्टर के फॉर्म में वर्क करके आप सिंपली यहाँ पर ये कर सकते हो कि सोर्स के परपेंडिकुलर जो करंट के कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल हो जाए। तो I2 के दो कंपोनेंट्स होंगे, I2 का मैं वो कंपोनेंट दिखा रहा हूँ जो हमारी ज़रूरत का है यहाँ पे। तो I2 का एक कंपोनेंट यहाँ पर अब ये हो जाएगा, दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ I2 विच वी रिक्वायर हियर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिस विल बी I2 sin phi। तो दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट शुड बी इक्वल, और इनको इक्वेट करने से हमारा अब यहाँ पर आंसर आ पाएगा आगे। तो लेट अस इक्वेट दिस टू कंपोनेंट्स। तो I1 is equal to I2 sin phi, this is the final equation we have to solve। I1, अब जो भी यहाँ पर हम फेजर डायग्राम में ये करंट्स दिखाते हैं वो या तो आप RMS मान लो या फिर उनको आप यहाँ पे मैक्सिमम अज्यूम कर लो। तो I1 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी दिस V0, क्योंकि I1 में आपको पता ही कि सिंपली सोर्स का वोल्टेज ही कम्प्लीटली अप्लाइड है, तो V0 डिवाइडेड बाई XC। I2 में आप यहाँ पे लिखोगे V0 डिवाइडेड बाय, तो जो ऊपर LR सर्किट है उसका जो इम्पिडेंस होगा वो इम्पिडेंस हो जाता है यहाँ पे XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, तो टेन फाई आपको पता है, तो वहाँ से आप साइन फाई अगर लिखोगे तो दिस विल बी XL डिवाइडेड बाय अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V0 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। सभी को पता है कि XC इज इक्वल टू 1/ωc एंड XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन में जहाँ पर भी हमें जरूरत पड़ रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद में आप देखोगे कि XL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, XL स्क्वायर दिस इज R स्क्वायर, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर दिस इज इक्वल टू XL इंटू XC। XL XC की जगह पे ये ओमेगा के टर्म्स में आप रख लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है उससे। ओमेगा का फाइनल आंसर, एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फाइनल आंसर विल बी अंडर रूट ऑफ 1/LC माइनस R/L होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। इसी क्वेश्चन को हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड से भी सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा उसका आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ। तो ब्रीफ में कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आइडिया, कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड में अब मैं सिर्फ मेथड पे जा रहा हूँ यहाँ पे, उसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो फिलॉसफी बस इतनी है कि ये करने से भी हमारे आंसर्स आते हैं, और बाद में अब जब इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत एक्सटेंसिवली इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो जस्ट हम देख लेते हैं कि हाउ दिस मेथड वर्क्स। तो जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को आप एक रियल नंबर R से रिप्रेजेंट कर दोगे। जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है उसको आप यहाँ पे, रिएक्टेंस तो XC हो जाएगा और माइनस आयोटा है ये, दिस इज आयोटा। आयोटा को मैंने J से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि जनरली हम I से करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो J यहाँ पर जो है अंडर रूट ऑफ -1 दैट इज आयोटा। तो माइनस टाइम्स J XC से इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसके रिएक्टेंस को, जो कि एक इमेजनरी कंपोनेंट है। और फिर जो इंडक्टर है उसका जो रिएक्टेंस है उसको भी इमेजनरी कंपोनेंट से यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फिर मैंने यहाँ पे ये दिखा रखा है कि अगर सपोज़ दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 हैं
तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 हो तो उनका अगर मैं प्रोडक्ट यहाँ पे लेता हूँ तो प्रोडक्ट लेने पे क्या होता है कि Z1 को आप यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये थोड़ा सा पोलर टाइप का फॉर्म हो गया यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये जो भी रियल एक्सेस है उससे कितना वो एंगल बना रहा है एक तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये Z2 और ये रियल एक्सेस एक्स एक्सेस ही होती है, जैसे ये एक तरीके से रियल एक्सेस हो जाती है और ये इमेजनरी एक्सेस हो जाती है जो कि वाई एक्सेस होती है जनरल सेंस में। तो यहाँ पर इसका Z2 का ये मैग्नीट्यूड हो गया मॉड Z2 और ये उसका एंगल हो गया। ओवरऑल Z जो होगा उसका मैग्नीट्यूड Z1 Z2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में होगा वो, तो दोनों एंगल को आप ऐड कर दो, φ1 φ2 को आप ऐड कर दो। अगर डिवीज़न भी किया गया है तो Z इज इक्वल Z1 बाई Z2, तो डिवीज़न में क्या होगा, यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड्स का डिवीज़न हो जाएगा और एंगल फिर माइनस हो जाएगा, φ1 माइनस φ2, जिस तरीके से लॉग में आता है, लॉग वाली प्रॉपर्टी को बहुत हद तक फॉलो करते हैं ये, तो φ1 माइनस φ2 कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। कुछ एक एग्जांपल्स लेकर के मैंने इनको बता रखा है, जैसे मान लीजिए एक सिंपल RL सीरीज सर्किट है यहाँ पर ये, तो इसके लिए अगर मैं नेट इम्पिडेंस निकालना चाहूँ तो जो सीरीज़ के फॉर्मूले होते हैं बिल्कुल वैसे आप यूज़ करोगे। तो नेट इम्पिडेंस Z इज इक्वल टू, तो रेजिस्टेंस के लिए तो आप सिंपली R यूज़ कर लोगे, लेकिन ये जो इंडक्टर है उस इंडक्टर के लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे JXL। फिर अगर आपको यहाँ पर इम्पिडेंस चाहिए तो आप इसका मॉड निकाल लो, तो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू, जो हमें पता भी है कितना ही आता है, √R² प्लस XL²। तो ये इसका मॉड Z हो गया यहाँ पर। इसका मैंने फेज़र भी एक तरीके से ड्रॉ कर रखा है कि R जो है वो रियल एक्सेस के अलोंग है और जो XL है जब यहाँ पर J आता है प्लस के साथ तो वो एक तरीके से प्लस वाई एक्सेस में हो जाएगा, अगर ये माइनस के साथ आता हो तो नेगेटिव वाई एक्सेस हो जाता है। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सेस हो गया, यानी कि रियल इमेजनरी एक्सेस हो गया। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ये Z हो गया, जिसका फेज़ एक तरीके से उसका जो डायरेक्शन है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन वो फाई एंगल फॉर्म कर रहा है विद R यहाँ पे। tan phi अगर आप निकालना चाहो तो tan phi इज इक्वल टू XL बाय R के बराबर आ जाएगा। फिर अगर आप I निकालना चाहो तो I को V बाई Z कर सकते हो। V का जो फेज़ एंगल है, सपोज उसका फेज़ एंगल ओमेगा टी है, जैसे जनरली हम V0 साइन ओमेगा टी लिखते हैं, तो सपोज का फेज़ एंगल ओमेगा टी है और इसका जो फेज़ एंगल है यहाँ पर Z का फेज़ एंगल हमने फाई कैलकुलेट किया है, तो I का जो फेज़ एंगल है आप देख सकते हो ओमेगा टी माइनस फाई हो गया। और एग्जैक्टली आप यहाँ से भी निकाल सकते हो जिस तरीके से हम फेज़र से ऑलरेडी निकालते हैं कि I का डायरेक्शन हो गया, जिस डायरेक्शन में I है उसी डायरेक्शन में VR हो जाएगा, VL 90 डिग्री अहेड हो जाएगा, VL और VR का जो रिजल्टेंट है वो V सोर्स हो जाएगा और ये फाई एंगल पे हो जाएगा। तो फाई एंगल बन रहा है यहाँ पे V सोर्स और I के बीच में, और I पीछे चल रहा है सोर्स के कंपैरिजन में। तो सोर्स में से आप देख सकते हो कि ओमेगा टी माइनस फाई हो गया, जो कि I का यहाँ पर फेज़ एंगल है ओमेगा टी माइनस फाई। इसके बाद मैंने एक पैरेलल सर्किट यहाँ पे लिया। पैरेलल में आप पैरेलल की तरह से फॉर्मूला यूज़ करोगे, जैसे 1/Z आप लिखोगे फिर वहाँ पे, तो 1/Z इज इक्वल टू, उसके लिए भी आप 1/R कर दोगे, इसके लिए 1/JXL कर दोगे। ऊपर नीचे अगर मैं इसको J से मल्टीप्लाई करूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये डिटेल में सब सारी चीज़ें आती होंगी। ऊपर नीचे अगर आप J से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे J का स्क्वायर -1 हो जाता है, ऊपर J बचा रहेगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो। और इस 1/Z का अगर आप मॉड ले लो तो 1 इम्पिडेंस आ जाएगा एक तरीके से, दिस इज इक्वल टू 1/इम्पिडेंस। इसका रिवर्स करेंगे तब जाके इम्पिडेंस आएगा, दिस इज 1/इम्पिडेंस। तो आप सीधे सीधे इसका मॉड ले सकते हो, तो उससे इसका मॉड आ जाएगा आपके पास में 1/R² प्लस 1/XL²। आप इसका फेज़ वगैरह अगर देखना चाहते हो तो 1/R तो रियल एक्सेस का हो जाएगा, और क्योंकि माइनस आ रहा है तो इसको मैंने नीचे ले लिया यहाँ पर इसमें। और फिर उसके बाद में ये फाई एंगल एक तरीके से नेगेटिव फाई एंगल होगा हमारे लिए, क्योंकि ये रियल एक्सेस से नीचे है। तो I को आप ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू V/Z। मैंने उसको V/Z ना समझ के मैंने इसको समझा है इसको V इंटू 1/Z, मैंने इसको V इंटू 1/Z समझ लिया। तो ये V इंटू 1/Z, V का फेज़ एंगल ओमेगा टी, 1/Z, इस पूरे 1/Z का जो फेज़ एंगल है वो फाई यहाँ पर नेगेटिव फाई है, तो माइनस फाई कर दिया इसको, ओवरऑल ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। तो V/Z और फेज़ एंगल ओमेगा टी माइनस फाई, ये हो गया करंट। इसको आप डायरेक्टली इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, जो हमारा नॉर्मल फेज़र मेथड होता है उससे भी आप निकाल सकते थे। तो पैरेलल सर्किट में यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रखा है। V दोनों के लिए V सोर्स के बराबर ही हो जाएगा, तो V सोर्स या फिर आप उसको VR बोल सकते हो, VL बोल सकते हो, सब मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया। और जो V सोर्स है वही IR का भी डायरेक्शन होगा, यानी कि IR और VR सेम डायरेक्शन में होंगे। फिर उसके बाद में जो VL है, VL के कंपैरिजन में उसमें जो करंट होगा पीछे होता है, तो मैंने पीछे कर दिया इसको।
आई एल जो होगा वी बाई एक्सएल हो जाएगा, और जो आई आर होगा वो वी बाई आर हो जाएगा। तो जो भी करंट सोर्स से जा रहा था वो यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, उन आई आर और आई एल का जो रिजल्टेंट होगा वो आई होगा। तो दिस इज़ आई सोर्स से निकलने वाला ये करंट हो गया, और ये आई सोर्स जो है वो वी सोर्स के कंपैरिजन में फाई एंगल पीछे हो गया। अब कितना पीछे हो गया, यहाँ पर आप टेन फाई निकालोगे तो बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो टेन फाई आ रहा है, क्योंकि वी बाई एक्सएल और वी बाई आर, तो वी तो कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसके जैसा ही आ जाएगा। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड में भी इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, और जो हमारा यूजुअल फेजर मेथड होता है उसका यूज़ करते हुए भी यू कैन सॉल्व। ओरिजिनल प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं इसमें। तो ये डायग्राम है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से जो कंडीशन लगेगी रेजोनेंस के लिए, फॉर रेजोनेंस इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ जेड शुड बी जीरो। तो जो हम इम्पिडेंस निकालते हैं उस इम्पिडेंस में इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं होगा तो सिर्फ रियल कंपोनेंट होगा, और वोल्टेज और करंट फिर वहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होने के लिए इमेजिनरी कंपोनेंट इन जेड, जो इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन है उसमें इमेजिनरी कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो पहले तो मैं इसका जेड का एक्सप्रेशन यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ। तो जेड का एक्सप्रेशन, क्योंकि दो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पहले तो आप यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो, तो पहले तो आप यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो, एल और आर का यहाँ पर क्या रिजल्टेंट आएगा। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ पर, इसमें एक तो आर हो जाएगा, और क्योंकि सीरीज़ में है तो यहाँ पर जे एक्सएल हो जाएगा, और इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है माइनस जे एक्स सी। तो 1/z करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/z इज इक्वल टू 1/r प्लस जे एक्सएल माइनस 1/जे एक्स। वैसे तो z का इमेजिनरी कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर मैं 1/z का भी करूँगा तब z के लिए भी हो जाएगा वो। इसको एक बार मैं प्रूव कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा वाई, 1/z, तो 1/z हो जाएगा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस आइटा वाई। तो इसमें रेशनलाइजेशन कुछ इस तरीके से करना होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि अगर y जीरो हो तो इसका भी इमेजिनरी कंपोनेंट जीरो हो रहा है, और इसमें भी y जीरो होगा तभी इमेजिनरी कंपोनेंट जीरो हो पाएगा। तो यहाँ पर दोनों में कंडीशन एक तरीके से सेम ही होती है। अगर 1/z का इमेजिनरी कंपोनेंट जीरो है तो z का भी इमेजिनरी कंपोनेंट फिर जीरो होगा। तो मैं इसको z में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा, फिर उससे ज़बरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो मैं 1/z का इमेजिनरी कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। उसके लिए थोड़ा इसको आपको रीअरेंज करना होगा। तो दिस इज़ r माइनस जे एक्सएल, और नीचे फिर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको भी आप जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे, तो इसको आप जब आप जे से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गिव, ये प्लस हो जाएगा एक तरीके से, जे डिवाइड बाई यहाँ पर ये एक्स ही हो जाएगा। जे के साथ जो भी यहाँ पर हैं उनको आप अलग कर लो, तो एक r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर जे के साथ जो बन रहा है वो ये है जे 1/xc माइनस एक्सएल डिवाइड बाई आर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, दिस इज द इमेजिनरी कंपोनेंट एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जैसे आप इसको जीरो के बराबर रखोगे तो इक्वेशन फिर ये बन जाएगी 1/xc इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो आर प्लस एक्सएल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्सएल इंटू एक्ससी। फिर आप वही ओमेगा के टर्म्स में इनको पुट कर लो, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, फिर एक्ससी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ये सब पुट करेंगे तो उससे ओमेगा निकाल सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही इक्वेशन है जो फाइनली हमारे फर्स्ट मेथड में भी आई थी। तो फर्स्ट मेथड में अगर यहाँ पे दिखाऊँ मैं, तो आप देखोगे कि फाइनली ये वाली इक्वेशन आई थी, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सएल इंटू एक्ससी, और एग्जैक्टली वही इक्वेशन यहाँ पर भी आ रही है। इसका मतलब यहाँ से भी हमें वही सोल्यूशन मिलने वाला है।